हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं डिडक्शन की सेकंड वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे 3 सेक्शन। पिछली वीडियो में मैंने आपको एटीसी का पार्ट कवर करवा दिया था, एग्जाम्पल के साथ कवर करवाए थे, जिससे आपको आराम से उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। उसी तरीके से आज 3 सेक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला एटी ट्रिपल सी, फिर देखेंगे एटी सी सी डी, फिर देखेंगे एटी सी सी ई। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे तो आपको इसका भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, सेक्शन एटी ट्रिपल सी। इसमें क्या है कि जनरली एक इंडिविजुअल एलआईसी के एन्युटी प्लान में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, पिछले साल के दौरान अपना अमाउंट डिपॉजिट करा रहा है, या एलआईसी नहीं तो किसी भी और इंश्योरर के एन्युटी प्लान में अमाउंट डिपॉजिट करा रहा है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी वो 150 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो देखिए, आपने एटीसी में भी कवर किया तो मैक्सिमम डिडक्शन 150 की ही है, वैसे एटी ट्रिपल सी में भी 150 की ही है। ठीक है, अब देखिए एटी सी सी डी भी आप कवर करेंगे तो उसमें थोड़ी सी मैक्सिमम डिडक्शन अलग तरीके से है, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ जाता है। पर याद रखना, उसके बाद एटी सी सी जो आती है वो क्या बोलती है कि एटी सी, फिर आप जो ये एटी ट्रिपल सी, और जब आप ये एटी सी सी डी अभी कवर करेंगे अगले सेक्शन में, ये तीनों को मिला के ओवरऑल कॉम्बिनेशन 1,50,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एटी सी सी डी में भी आप 2 सबसेक्शन कवर करेंगे, एक तो सबसेक्शन 1 और एक सबसेक्शन 2। तो मैंने जो ये ओवरऑल 150 बोला, इसके अकॉर्डिंग उसमें सिर्फ सबसेक्शन 1 की ही डिडक्शन का पार्ट लिया जाएगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, उसको नहीं लिया जाएगा। अभी आपको डिटेल में आ जाएगा, मैं तो शॉर्ट में ही बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एलिजिबल एसएससी कौन है, ओनली इंडिविजुअल। हम किसकी बात कर रहे हैं, एटी ट्रिपल सी की, जिसमें रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हो सकता है। क्वालिफाइंग पेमेंट क्या है, अमाउंट डिपॉजिटेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर बाय सच इंडिविजुअल फॉर एनी एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी और एनी अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग पेंशन आउट ऑफ इस टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट जो कर रहा है वो अपनी टैक्सेबल इनकम में से कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब एन्युटी प्लान में क्यों जमा करा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही इसकी मैच्योरिटी का पार्ट आएगा तो क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। तो शुरू में जो भी हम अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं हर साल एन्युटी के फॉर्म में, वो हमें डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो जाता है। अब देखिए, आप अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हो तो एलआईसी क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट अक्रू करेगा। आपको तो मैच्योरिटी पर पेंशन मिलेगी, लेकिन आपको पता है कि वो जमा कैसे होगा, एन्युटी प्लान, एन्युटी अमाउंट आपका जमा हुआ, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिला, एक्रू हुआ, बोनस भी मिला, बोनस भी एक्रू हुआ, तो वो कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में नहीं आएगा, नॉट डीम्ड एज कंट्रीब्यूशन, इसलिए इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्मल अमाउंट की मिलेगी, इंटरेस्ट या बोनस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन में क्या बोल रखा है, अमाउंट डिपॉजिटेड, जिसमें इंटरेस्ट बोनस को एक्सक्लूड कर दो, उसको मत लो, तो अमाउंट डिपॉजिटेड और 150 विच इज लोअर, तो मैक्सिमम डिडक्शन क्या बोलते हैं, 150 की मिलेगी। फिर पॉइंट टू रिमेंबर में क्या बोल रहा है, पेंशन जब भी आपको रिसीव्ड होगी, वो जिस साल आपको रिसीव हुई, मैच्योरिटी का अमाउंट जब भी आपको प्रीवियस ईयर में जब भी रिसिप्ट हुआ, उस साल वो टैक्सेबल है। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आपने ये डिडक्शन एटी ट्रिपल सी की ले ली तो उस केस में आपको एटी सी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, या तो आप एटी सी में ले सकते हो या एटी ट्रिपल सी में ले सकते हो। तो अगर आपने एटी ट्रिपल सी में ले ली तो एटी सी में नहीं मिलेगी। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं कि एटी सी में भी मिल सकती है क्या, तो देखिए मैंने आपको 11th पॉइंट कवर करवाया था, एक बार दिखा देता हूँ इसका। इसमें आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी और एनी अदर इंश्योरर, जिसमें आपको पता है कि अप्रूव्ड प्लान क्या था, जीवन धारा का या जीवन अक्षय का, जीवन धारा की फर्स्ट और जीवन अक्षय की फर्स्ट और सेकंड। तो आप ये भी ले सकते थे, तो आपको बताया कि आपको एटीसी की मिल जाएगी। पर वहाँ पे नीचे क्या बोल रहा है, अगर आपने एटी ट्रिपल सी में कोई भी एन्युटी प्लान ले लिया, एनी किसका, एलआईसी का या किसी भी इंश्योरर का, तो एटीसी की डिडक्शन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ की दो बार डिडक्शन नहीं मिलती। ठीक है, तो एटी ट्रिपल सी में ले लीजिए, क्योंकि स्पेसिफिक सेक्शन उसका दे रखा है तो आप उसी में लेंगे, सीधी सी बात है। आपको सीए भी क्या बोलेगा कि इसी में जनरली आप डिडक्शन लीजिए, अलग से एटीसी में क्यों ले रहे हैं। तो इसका मतलब एक में डिडक्शन लीजिए, एटीसी में नहीं मिलेगी। ठीक, फिर उसी तरीके से आपको बोल रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 80CC अमेंडेड। अमेंडेड मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ ना कुछ संशोधन हुआ है, कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, न्यू पेंशन स्कीम की बात कर रहा है, अटल पेंशन योजना की बात कर रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है। अब देखिए, अभी आपने ऊपर देखा होगा तो उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं दे रखा, उसमें तो क्या बोला, टैक्सेबल इनकम में से आपको क्या करना है, अमाउंट जमा कराना है एक फंड में, जो कि किसका एन्युटी प्लान है, उसमें जमा कराना है। लेकिन यहाँ पे किस में बोल रहा है, आपको न्यू पेंशन स्कीम में जमा कराना है। अब इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है जनरली, ठीक है, पर इसके अलावा एक और एलिजिबल एसएससी बता रखा है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो भी बोल रखा है। पर यहाँ पे देखिए ऑप्शनल बोल रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो कंपलसरी है एनपीएस ज्वाइन करना। इसका मतलब क्या है, जो एम्प्लॉयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये मान के चलिए, या गवर्नमेंट है। तो अगर
गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसी तरीके से बोल रहा है एनी अदर एम्प्लॉयज़ के केस में ऑप्शनल है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, प्राइवेट एम्प्लॉयर पे डिपेंड करेगा, यानी मालिक पे डिपेंड करेगा कि वो एनपीएस ज्वाइन करता है या नहीं करता। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में तो खुद कमा रहे हैं आराम से, खुद के शहंशाह है, तो खुद के ऊपर है कि हमें एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना है नहीं करना। देखिए वो आपके ऊपर होता है, आपको टैक्स बचाना है तो आप क्या कीजिए, कंट्रीब्यूट कर लीजिए, सीधी सी बात है। अब आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी वो जनरली यहाँ दे रखी है, ठीक। अब इसके केस में तो मुझे पता है कि जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के केस में कितनी डिडक्शन मिलती है, ग्रॉस टोटल इनकम के मैक्सिमम 20% की डिडक्शन मिलती है। इसका मतलब जितना आपने इस एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है या जीटीआई का 20% विच इज़ लोअर, उतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी इस केस में। और इस केस में क्या है, सैलरी का 10% जनरली ये कवर करके दे रखा है। अमेंडमेंट भी हुआ है थोड़ा सा, तो वो देख लेंगे अभी। देखिए कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड में क्या बोल रखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द असेसी हैज पेड और डिपॉजिटेड एनी अमाउंट इन हिज अकाउंट अंडर ए पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें क्या दे रखा है, न्यू पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना। तो पिछले साल इस पर्टिकुलर स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंट खोला है उसमें अमाउंट जमा कराया, ठीक है। अब सैलरी की मीनिंग क्यों दे रखी है, क्योंकि आपको पता है कि एम्प्लॉय की बात कर रहा है और आपको पता है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सैलरी का होता है। अब वो तो कितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, एम्प्लॉयर क्या बोलेगा 12% कंट्रीब्यूट करो, 14% कंट्रीब्यूट करो, लेकिन जो डिडक्शन है वो तो 10% तक की ही है, 10% तक की ही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉय को जो डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, सैलरी के मैक्सिमम 10% तक की मिलेगी। याद रखना कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो तो बेसिक सैलरी में इंक्लूड रहता ही है, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एम्प्लॉयर अपनी जेब से देता है। तो जब वो अपनी जेब से दे रहा है तो वो एम्प्लॉय की इनकम का पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या बोल रखा है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड, वही रिटायरमेंट बेनिफिट का अगर पार्ट है तो डीए भी जोड़ दिया जाएगा, आपको पता है। अब देखिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज फर्स्टली टैक्सेबल एज सैलरी इनकम इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। क्यों, क्योंकि देखिए एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो तो बेसिक सैलरी में इंक्लूड ही है, वो नेट सैलरी थोड़ी है जो हाथ में मिल रही है, नहीं, वो तो बेसिक सैलरी है, उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो इंक्लूड है, लेकिन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग से जोड़ा जाएगा। फिर देखिए जब डिडक्शन मिलती है तो दोनों की डिडक्शन मिलती है कि एम्प्लॉय ने जितना कंट्रीब्यूट किया और एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट किया वो दोनों की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम 10% तक की ही मिलेगी, ठीक है। तो देखिए याद रखना 80 CCD की जब भी बात करेगा उसमें क्या आएगा, एक तो सबसेक्शन 1 आएगा और एक सबसेक्शन 2 आएगा। जब सबसेक्शन 1 है तो वो जनरली किसकी बात करेगा, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, डबल ई, और ये किसकी बात करेगा, एम्प्लॉयर, ER, ठीक है। याद रखना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक। तो यहाँ पे इसी की बात कर रहा है। अब एक बार इसको इरेज कर देता हूँ और आपको पार्ट बता देता हूँ। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरीड पर्सन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी, सेक्शन 80 CCD। देखिए सब सेक्शन 1 आ गया ना, तो CCD तो आप कवर कर ही रहे थे, लेकिन इसमें सब सेक्शन 1 आ गया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में देखिए क्या आ गया, सब सेक्शन 2, वही रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी। अब देखिए अमेंडमेंट जो हुआ है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी के केस में हुआ है। उसमें क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय को जो रेस्ट्रिक्शन मिलेगी खुद की सैलरी का वो 10% मिलेगी, मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी जो भी, तो वो 80 CCD सबसेक्शन 1 का है, ऊपर की तरह नॉन गवर्नमेंट की तरह। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उस केस में जो मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है वो सैलरी का 14% मिल सकती है। मजे हैं, 4% बढ़ गए। तो अमेंडमेंट में ये हो गया, पहले जनरली मेरे हिसाब से 10% ही था सैलरी का, लेकिन वो 14% हो गया। फिर भी एक बार आप पुरानी PDF या पुराने जो असेसमेंट या 1920 की PDF अगर आपके पास पड़ी हुई है तो उससे कंपेयर करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि यही अमेंडमेंट हुआ है कि सैलरी का जो मैक्सिमम डिडक्शन मिल रहा है वो 14% का मिल रहा है, 80 CCD 2, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए कि आपकी 1 लाख की सैलरी है और उस पर डिडक्शन जो एम्प्लॉय कर रहा है तो 15% कर रहा है, 15,000, लेकिन मिलेगी कितनी, 10,000 तक की, क्योंकि 1 लाख का 10%, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। वैसे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में देखोगे तो खुद की सैलरी का जो है वो 10% और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के केस में खुद की सैलरी का 14%। तो ये दोनों डिडक्शन मिलेगी, याद रखना एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की भी डिडक्शन होती है और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन भी होती है। एग्जांपल के साथ कवर कराऊंगा, डिटेल में समझ में आएगा, अभी तो रहने दीजिए, जो दे रखा है पर्टिकुलर वैसे ही कवर कर रहे हैं। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल नॉन सैलरीड पर्सन, आपको पता है कि उसका खुद का बिजनेस है, उसकी खुद की अदर सोर्सेज की इनकम होगी, तो ग्रॉस टोटल इनकम का जो 20% है वहाँ तक की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो जितना उसने पेंशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूट किया है या
20% ऑफ GTI विच इज लोअर, क्योंकि मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम डिडक्शन है वो 20% की है ग्रॉस टोटल इनकम के। ठीक है, तो उस केस में जितना कंट्रीब्यूट किया है या 20% ऑफ GTI विच इज लोअर। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपको 80 CCD की डिडक्शन मिल चुकी है तो फिर 80 C में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ऊपर की तरह ये सेम। फिर देखिए ये बोल रहा है कि आपने जो डिडक्शन ली, जैसे मैंने क्या बताया 80 C की ली, याद रखना, फिर आपने 80 ट्रिपल C की ली, फिर आपने 80 CCD, याद रख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, 80 CCD 1 की ली। इस तरीके से तीनों ली तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन में वो कितने की होगी, 150 की मिलेगी। अब देखिए इंडिविजुअल में भी आपने देखा 150 है, 1.50 ऐसे लिख देता हूँ मैं, 1.50। इसमें भी आपने देखा 1.50 और इसमें आपने देखा 10% ऑफ सैलरी जनरली ये थी। तो जब आपने ये टोटल मिला के कैलकुलेट की और वो बन रही है कितनी, 1,60,000, ये टोटल मिला के डिडक्शन। तो ये बोल रहा है कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन में भी 150 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, जो कि कौन सा सेक्शन बोलता है, 80 CCE बोलता है। लेकिन उससे पहले ये आ गया 80 CCD 1B, जिसमें क्या बोल रहा है कि एडिशनल डिडक्शन 50,000 की मिल जाएगी। अब मान के चलिए कि जो मैक्सिमम डिडक्शन 150 की थी और जो 10,000 ज़्यादा बन रहा है वो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है। वो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में क्या बोल रहा है कि एडिशनल डिडक्शन आपको 50,000 की मिल सकती है। उसको वो किस केस में मिलेगी, 80 CCD सबसेक्शन 1B में। अब देखिए जो मैं थ्योरी बोलता रहता हूँ तो आपको क्या ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब आप एग्जाम्पल कवर करोगे तब आएगा समझ में। देखिए यही बोल रहा है, एडिशनल डिडक्शन अप टू ₹50,000 ऑफ पेमेंट अंडर NPS इज अलाउड अंडर सेक्शन 80 CCD 1B ओवर एंड अबाउट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 1। अब देखिए जो ये 1B है वो एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था और उसको जो डिडक्शन मिली थी तो उसको 10% ऑफ सैलरी मिली थी, याद रखना। मैंने 10% ऑफ सैलरी क्यों बोला, आप बताइए, क्योंकि 80 CCD सबसेक्शन 1 की बात कर रहा है जो कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। तो उससे ऊपर अभी भी डिडक्शन पड़ी हुई है, लेकिन वो आपको क्यों नहीं अवेल कर पा रहे आप, क्योंकि टोटल मिला के आपको ओवरऑल कॉम्बिनेशन में 150 की ही डिडक्शन मिल रही है। तो जो 10,000 फालतू बच गए वो भी डिडक्शन आपको मिल सकती है, पर बशर्ते अगर वो CCD सबसेक्शन 1 की हो, मतलब 10% ऑफ सैलरी वाली डिडक्शन हो तो, वरना नहीं मिलेगी, यानी वो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे देखिए यही मैंने बोला, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 1,50,000। ओवरऑल लिमिट जब भी बोलेगा तो 80 C, याद रखना 80 ट्रिपल C, 80 CCD सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 मतलब एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का नहीं। तो एम्प्लॉयर के केस में ओवरऑल लिमिट नहीं लगती, लेकिन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के केस में लग जाती है। तो याद रखना ये एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ओवरऑल 1,50,000 की बात कर रहा है। बट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1B इज इन एडिशन टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 1,50,000 अंडर सेक्शन 80 CC। तो जो ओवरऑल लिमिट की बात कर रहे हो उसमें एडिशनल 50,000 का पार्ट नहीं लिया जाएगा, मतलब वो आपको अलग से मिलेगा। मजे हैं आपके, अलग से मिल रही है डिडक्शन, वो 150 में नहीं आ रहा, मतलब 50,000 एडिशनल अलग से ले सकते हो। अब देखिए टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन रिसीव्ड की बात कर रहा है, तो इसमें क्या बोल रहा है, जैसे आपको न्यू पेंशन स्कीम का पैसा मिल जाएगा, कब, जैसे अकाउंट क्लोज हुआ उसके बाद जो अमाउंट रिसीव हुआ, या आपने NPS से ऑप्ट आउट कर दिया तो 60% आपका टैक्सेबल है। ठीक है, अगर SSC की डेथ हो गई, उसके नॉमिनी को अमाउंट मिल रहा है तो एग्जम्प्ट है। NPS की जो हर बार पेंशन मिल रही है तो वो टैक्सेबल है, पेंशन मिल रही है तो टैक्सेबल है। लेकिन अकाउंट क्लोज होने पर जो अमाउंट मिल रहा है, NPS को ऑप्ट आउट करा, बीच में छोड़ दिया, तो 60% टैक्सेबल है। लेकिन जो पेंशन मिल रही है वो तो पूरी की पूरी टैक्सेबल है। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि सपोज करो कि ये जो आपको अमाउंट मिला, चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, या चाहे थर्ड में, आपने क्या करा, उससे उसी साल में एन्युटी खरीद ली, यानी एन्युटी प्लान ले लिया, एन्युटी का पे करने लग गए, तब एग्जाम्प्ट हो गया। ठीक है, जो भी अमाउंट मिला 1, 2, 3 में उसको आपने यूटिलाइज कर दिया एन्युटी को परचेज करने में सेम ईयर में, तो एग्जाम्प्ट है। फिर जब आपने एन्युटी परचेज की फोर्थ में, ये बोल रहा है उससे जो आपको पेंशन मिली, क्योंकि आपको पता है कि एन्युटी मैच्योर होगी तो आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगी, तो वो टैक्सेबल है इस तरीके से। फिर ये बोल रहा है कि अगर NPS में से आपने पार्शियल विड्रॉ कर दिया तो उस केस में 25% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ही एग्जाम्प्ट होगा। अगर आपने NPS में पार्शियल विड्रॉ कर दिया तो 25% कॉन्ट्रीब्यूशन ही एग्जाम्प्ट होगा। अब देखिए मैक्सिमम कंबाइंड सीलिंग जो मैंने आपको बताया वो किसमें थी, 80 CCE में। तो याद रखना मैंने आपको 80 C कवर करा दिया, फिर मैंने 80 ट्रिपल C कवर करा दिया, फिर मैंने आपको 80 CCD सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 कवर करा दिया। अब ये 80 डबल CE है, इसमें क्या बोल रहा है, तीनों का मिला के 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ 1,50,000, तो 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता।
मैक्सिमम लिमिट ऑफ 150 इज नॉट एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन CCD 1B। इसका मतलब इसमें जो 50,000 की एडिशनल डिडक्शन है वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अलग से आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 80 CCD 2 का लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब मज़े हैं, आपको ये 50 की अलग से मिलेगी और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की भी अलग से मिलेगी। उसमें 1,50,000 का आपको ओवरऑल डिडक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसको मैंने चार्ट के फॉर्म में कवर कर दिया, आराम से समझ में आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल कवर करेंगे तो और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD सब सेक्शन 1 तीनों मिला के क्या हो रहा है, 150, 150, 10% ऑफ सैलरी। मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगी वो कितनी है, 1,50,000। कितना सिंपल। पर आपको पता है कि देखिए एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। देखिए आपको पता है कि CCD में एम्प्लॉय का भी होता है और एम्प्लॉयर का। ये सब सेक्शन 1 एम्प्लॉय की बात कर रहा था और सब सेक्शन 2 एम्प्लॉयर की। तो देखिए आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में 14% और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में आपको पता है 10% ऑफ सैलरी जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में आपको बताइए गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट में तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में 10% ही है, लेकिन एम्प्लॉयर में चेंज है। तो देख सकते हो ऊपर मैंने बताया था। अब नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि मैक्सिमम 150 की डिडक्शन में इनकी डिडक्शन को काउंट नहीं किया जाएगा, यानी ये आपको अलग से मिल सकती है। ठीक, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू ये कवर करेंगे तो आपको पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। और आज मैं आपको इतना पार्ट ही बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक्स कंप्लीटेड हिज स्टडी ऑन 1 अप्रैल 19 एंड वाज इमीडिएटली एम्प्लॉयड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द फॉलोइंग टर्म: बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, DA ₹5,000 पर मंथ, फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो आप देख सकते हैं 20 इंटू 12, 5,000 इंटू 12। तो याद रखना ये 240 है, देखिए फिर भूल मत जाना। और ये कितना आपका 60,000 है, टोटल मिला के 3 लाख हो गया। बोनस 50,000 है, लेकिन आपको पता है कि जब डिडक्शन की बात करते हैं 10% ऑफ सैलरी, मैं पहले ही बता देता हूँ, तो उस केस में आपको पता है कि 3 लाख का 30,000 आएगा, तो वो याद रख लेना। देखिए याद रखने से क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, आगे आंसर करते हो तो आपको आसानी होती है और मेरे को समझाने में भी आसानी होती है। देखिए बोनस टोटल इनकम का पार्ट तो बनेगा, लेकिन मैं सैलरी के डिडक्शन की बात कर रहा हूँ, यानी रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल रही है। तो आपको पता है 10% ऑफ सैलरी है। और एक और चीज़ याद रख लेना कि यहाँ पे मैं एम्प्लॉयर का 10% बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। आप देख सकते हैं जब मैंने ये पॉइंट कवर कराया था, अब थोड़ा सा वो हो गया, कहाँ गया, ये रहा, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। एनी अदर एम्प्लॉय के केस में क्या है, ऑप्शनल है NPS ज्वाइन करना। तो एनी अदर एम्प्लॉय के केस में आपको पता है कि देखो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% और एम्प्लॉयर का देखिए रेस्ट्रिक्टेड टू 14% है ना, उसकी जगह हम 10% ही कवर करेंगे। एक तरीके से ऐसे देख के चल रहे हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसको एम्प्लॉयड किया गया है। बोनस 50,000 का है, सैलरी 20,000 पर मंथ है, DA 5,000 पर मंथ है, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, इसलिए DA को भी लिया जाएगा मैक्सिमम डिडक्शन के लिए। अब देखिए ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 30,000 उस पेंशन स्कीम में जो कि नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 80CCD में। ठीक है, एक्स ने भी सिमिलर अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, जितना 33 है उतना एक्स ने भी कंट्रीब्यूट किया। हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 50 है। ड्यूरिंग द ईयर ही कंट्रीब्यूटेड ₹15,000 टू पेंशन प्लान ऑफ LIC, टू PPF ₹1 लाख एंड पेड LIC प्रीमियम ऑफ 16,000, जिसकी पॉलिसी वैल्यू है 1,20,000 की। अब देखिए ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये तो सिंपल सा पार्ट है, क्योंकि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2012 के बाद अगर LIC ली है तो जो भी सम एश्योर्ड करा रखा है, यानी पॉलिसी वैल्यू है 120, उसका जो 10% है 12,000 वो ही अलाउ होगा। तो ये 16,000 अलाउ नहीं होगा, आपको ये भी पता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ATC में जाके देख लेना। तो आप देख सकते हैं सैलरी के पार्ट में देखिए बेसिक नॉर्मल कैलकुलेट किया, बोनस पता है, DA आपको पता है 240 + 60 3 लाख है, ये याद रख लेना, क्योंकि वो 3 लाख का 10% निकाल के आपको बताऊंगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम कितना है, 33,000। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम है, मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है अपने हिस्से में से 33, तो वो तो बेसिक में जुड़ा ही हुआ है। जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो इनकम का पार्ट बन जाता है, तो पहले जुड़ गया, तो टोटल मिला के 383 हुआ। फिर आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो सैलरी में से मिल जाती है 50,000 की। इनकम अंडर द हेड सैलरी में जाके चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको 50,000 दे रखी है क्वेश्चन में, टोटल 383 हुआ। मेरा मेन कंसर्न डिडक्शन का है। अब आप देख सकते हैं कि 80C की डिडक्शन कौन सी है, 80C की डिडक्शन एक तो आपकी है 12,000 की है,
एक आप ये पीपीएफ में जब कंट्रीब्यूशन करते हो तो ये भी आपकी एटीसी की डिडक्शन है। तो आप देख सकते हो कि 1,20,000 का 10% मिला है, न कि 16,000, क्योंकि मैक्सिमम 10% ही मिलेगा। ये मैंने बताया था। अगर आपको पता है कि 1 अप्रैल 2012 से पहले की पॉलिसी है तो उस केस में 20% मिलता है। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 20%। लेकिन यहाँ पे 1 अप्रैल 2012 के बाद की पॉलिसी है तो 10% ही मिलेगा। तो 12 + 1 1,12,000 आ गया। पेंशन प्लान देखिए LIC का, कहाँ गया? ये रहा। अब देखिए यहाँ तक मेन है। पेंशन प्लान LIC का तो वो 15 था, ये मिल गई। नोटिफाइड पेंशन स्कीम, अब देखिए, अब आपको पता है कि अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है वो 33 करा है और एम्प्लॉय ने भी सेम किया है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, वो भी डिडक्ट करेंगे और एम्प्लॉयर का भी डिडक्ट करेंगे। अब देखिए ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ATC, ATCCC और ATCCD का जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल मिला के 150 से ज़्यादा का नहीं जाएगा, जबकि आपका 157 जा रहा है। अब देखिए एक बार देख लेना ये 30 कैसे निकला। सोचिए अमाउंट कंट्रीब्यूट किया 33, जबकि मैक्सिमम डिडक्शन जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की वो कितनी है? 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस DA। बेसिक कितनी है? 240 और DA कितना है? 60। तो इसका मतलब 3 लाख का 10% 30। तो आप देख सकते हैं 33 और 30, तो रेस्ट्रिक्शन कितनी है? सिर्फ 30 की ही है। तो आप देख सकते हैं तीनों का टोटल मिला के ये 157 हुआ। लेकिन ओवरऑल कॉम्बिनेशन ATCCE, लास्ट सेक्शन ATCC, उसमें बता दिया कि ATC, ATCCC, ATCCD, जिसमें क्या बोल दिया? सबसेक्शन 1 मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। तो देखिए ब्रैकेट में क्या दे रखा है? अदर देन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को छोड़ के वो 150 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो डिडक्शन मिलेगी 383 में से जो लेस करोगे टोटल इनकम में वो 150 करोगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया साथ में कि एम्प्लॉय को एडिशनल डिडक्शन भी मिलती है जो कि ATCCD सबसेक्शन 1B की होती है। तो एक बार ऊपर आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि 50,000 के लिए वो नहीं एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पार्ट भी मिल सकता है। आपको पता है कि एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया था वो 33 का किया था, ATCCD 1 के अकॉर्डिंग 33 का किया था। रेस्ट्रिक्शन कितनी मिली थी? 10%, मतलब 30 की ही मिली थी। तो 33 और 30 उसका डिफरेंस कितना हो गया? 3,000। तो 3,000 की डिडक्शन एडिशनल डिडक्शन के फॉर्म में आपको मिल सकती है। ये हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही बोल रखा है कि ATCCD 1B के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन टू NPS, जब भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और उसका पार्ट अगर एडिशनल डिडक्शन में आ रहा है 50 के अंदर तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। अब देख सकते हो कि एम्प्लॉय को 30 की डिडक्शन तो मिल गई थी, 33 की नहीं मिली थी। तो 3,000 एक्स्ट्रा बन रहा था उसका, 30 और 33 का डिफरेंस 3,000 एक्स्ट्रा बन रहा था, याद रखना। तो ये 3,000 का पार्ट डिडक्शन के फॉर्म में मिल जाएगा जो ATCCD 1B में। तो आप देखो जो मैक्सिमम ओवरऑल डिडक्शन की बात कर रहे हैं उसमें ये 3,000 इंक्लूड नहीं है, वो अलग से है। इसी तरीके से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूड नहीं होता, वो भी अलग से होता है। यही मैंने आपको प्रोविजन में कवर कराया, पढ़ के देखना एक बार। तो देखिए एम्प्लॉय की डिडक्शन भी मिलती है, लेकिन एम्प्लॉय की डिडक्शन ओवरऑल डिडक्शन में आती है, इसका मतलब 150 के अंदर ही आती है। लेकिन एडिशनल जो 50,000 की डिडक्शन है एम्प्लॉय की और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो कभी भी ओवरऑल डिडक्शन में नहीं आता, ओवरऑल 150 की डिडक्शन में नहीं आता। तो अलग से देखिए अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है 33, फिर आपको बताया कि 240 + 60 3 लाख का 10% 30, दोनों में से जो क्या है कम, क्योंकि आपको पता है कि रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी, यहाँ तक ही रेस्ट्रिक्ट की जाएगी, जो कि अमाउंट निकल रहा है 30, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, 33 नहीं मिल सकती। तो आप देख सकते हैं कि ये अलग से मिल रही है। तो ओवरऑल जो 150 है उसके अंदर नहीं आ रही, तो बाकी ये अलग से टोटल मिला के 3 + 30 33 और 150 आपको मिल ही रही है। तो 150 + 33 कितना हो गया? 183। ऊपर देखिए जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो कितनी है? 383 है। 383 में से 183 गए तो टोटल इनकम बनी 2 लाख की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रोविजन ढंग से एक बार देखना, उसके बाद आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। तभी मैंने सिर्फ ये 3 सेक्शन का पार्ट ही आज कवर किया है, नहीं तो मैं चाहूँ तो इसमें ये पार्ट भी कवर कर सकता हूँ और आगे भी कवर कर सकता हूँ और 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन आपको इतना ही पार्ट अभी समझना है। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ढंग से समझे तो ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो रही है पर्टिकुलर पॉइंट में तो वो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना, या एक बार वापस से पर्टिकुलर सेक्शन कवर करना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये बोला है कि ATC ATCCC याद रखना, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में कवर कर लेता हूँ, और ATCCD सबसेक्शन 1 याद रखना, जो कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। ये तीनों मिला के ओवरऑल जो डिडक्शन है ओवरऑल वो 150 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो 80C में अलग से 150 की है, 80CCC में भी मैक्सिमम 150 की है, लेकिन ओवरऑल जो बोल रहा है वो 150 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर इस केस में क्या बोल दिया, जो 80CCD1B की एडिशनल डिडक्शन है जो कि कितने की है 50, वो इस ओवरऑल में इंक्लूड नहीं की जाती, याद रखना, इस ओवरऑल में इंक्लूड नहीं की जाती। एक तरीके से आपका फ़ायदा हो गया कि आपको एडिशनल अलग से मिल सकती है। तो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया था 33, लेकिन उसको मिला कितना था, ओनली 30 की डिडक्शन, जो कि किसके अकॉर्डिंग थी, इस CCD1 के अकॉर्डिंग। तो 3000 उसके ज़्यादा फालतू के थे जो उसको डिडक्शन में नहीं मिल रहे थे, जो आपको इसके अकॉर्डिंग मिल गए, एडिशनल डिडक्शन के अकॉर्डिंग, यानी 50,000 के अकॉर्डिंग मिल गए। फिर देखिए एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था वो तो पूरा का पूरा अलग से CCD सबसेक्शन 2 में आता है, तो वो भी ओवरऑल डिडक्शन में नहीं आता, तो आपका और फायदा हो गया। ठीक है, तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पहले जुड़ता है इनकम में, याद रखना, तो पहले हमने ऊपर जोड़ा है, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो बेसिक सैलरी में जुड़ा हुआ ही होता है, फिर दोनों की डिडक्शन मिल जाती है जो कि पर्टिकुलर इन सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। तो आई होप आपको पूरा पार्ट समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।